हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग बीएड फर्स्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सेक्शन ए, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट्स दे रखे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बीएड टीचिंग के नाम से मैंने इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है। आज गाइस हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे बी, कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मक की अवधारणा। इसका आंसर आपको पेज नंबर 115 पर मिलेगा। देखिए 115 पे हम लोग आ चुके हैं। ये बुक है, ये बुक का कवर पेज है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो भी आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी। देखिए जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है, लेकिन इस आंसर में मैं आपको इतने पॉइंट्स दिखा दूंगी कि आप शॉर्ट नोट के अलावा अगर आपका ये लॉन्ग आंसर में भी आ जाए तो भी आप इसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ क्रिएटिविटी? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। आपको यहाँ पे मीनिंग और कंसेप्ट बताना है क्रिएटिविटी का। अब देखिए, क्रिएट मीन्स टू मेक समथिंग हैपन और एग्जिस्ट, टू फॉर्म, कंस्ट्रक्ट, टू प्रोड्यूस। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? किसी चीज़ को सबसे पहले तो क्रिएटिविटी से पहले आपको क्रिएट वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। क्रिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना या प्रोड्यूस करना। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की तो इसका मतलब होता है कि आप कुछ नए आइडियाज़ को डिस्कवर कर रहे हैं। जैसे क्रिएटिविटी मीन्स डिस्कवरिंग द न्यू रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज़। जैसे आपने ना कोई काम करने का कोई तरीका सोचा हुआ है, लाइक आपने कोई कार्ड बनाने का तरीका सोचा हुआ है कि आपको ऐसे बनाना है। एक होता है नॉर्मल प्रोसीजर, लेकिन आप उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा और अच्छा अट्रैक्टिव बना रहे हैं, तो इस मीन्स कि आपने उसके अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ वेस्ट मटेरियल से उसमें यूज़ कर लिया या कुछ 3D चीज़ें आपने उसमें कर दी, तो वो आपने अपने कार्ड के साथ में क्रिएटिविटी कर दी। क्रिएटिविटी एक वंडरफुल एबिलिटी है जो हेल्प करती है किसी भी पर्सन की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और जो लाइफ है उसको कंफर्टेबल बनाने में क्रिएटिविटी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि आप जब मैथ सॉल्व करते हैं, आपने पढ़ा होगा और आपने सुना भी होगा, इवन आपके टीचर्स आपको ये चीज़ बताते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, वो आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर दीजिए, जिससे कि वो क्वेश्चंस या वो जो कंसेप्ट है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। बिकॉज़ कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब आप एकदम डायरेक्ट उसको देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आते, लेकिन जब आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो यही जो चीज़ें हैं ये क्रिएटिविटी को डिफ़ाइन करती हैं। एक बार वीडियो को पॉज़ करिएगा और उसके बाद में यहाँ पे आप पढ़िएगा। आगे देखते हैं। आगे हमें और पॉइंट्स दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए जो क्रिएटिविटी है ना उसके 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे रखे हैं आपको। फर्स्ट आता है प्रॉब्लम, सेकंड वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड वन इज़ ओरिजिनलिटी, फोर्थ वन इज़ फ्लुएंसी, फिफ्थ वन इज़ एलैबोरेशन एंड लास्ट वन इज़ रीडेफिनेशन सॉरी। ये आपको 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे रखे हैं और यहाँ पे नीचे इनकी डेफिनेशंस आपको दे रखी हैं। जैसे गाइस, क्रिएटिविटी जब आप डिफ़ाइन करेंगे तो आपको एक आधे स्कॉलर का नाम उसमें दे देना चाहिए, क्योंकि ना इससे जब आप आंसर अटेम्प्ट करते वक्त स्कॉलर का नाम देते हैं तो उस टाइम पे जो एग्ज़ामिनर है उनके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और जैसे डेफिनेशंस हैं अलग अलग थिंकर्स के अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी की। यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है कि क्रिएटिविटी क्या है? इज़ एबिलिटी टू गो बियॉन्ड द इमीडिएट सोल्यूशन, एबिलिटी टू रीडिफाइन द प्रॉब्लम, सम पार्ट ऑफ इट। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मानिए आपके पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन से भी ज़्यादा अच्छा और कुछ नया आप सोचें तो वो क्रिएटिविटी को डिफ़ाइन करता है। कोई भी प्रॉब्लम है उसको रीडिफाइन करने की जो एबिलिटी है वो एक क्रिएटिविटी है। इसके अलावा जो अप्रोच प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आप अभी तक लगाते आए हैं उसके अलावा कुछ नया ट्राई करना, वो भी एक क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे जो है आपको क्रिएटिविटी की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है।
यहाँ पे आपको यहाँ पे 5 जो है मेंटल आइडियाज़ ऑफ क्रिएटिविटी दे रखे हैं। स्कॉलर्स के नाम आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको करने पड़ेंगे। जैसे 5 मेंटल आइडियाज़ क्रिएटिविटी के क्या क्या है। फर्स्ट है कोविनेशन, सेकेंड है कन्वर्जन थिंकिंग, फोर्थ वन इज़ डाइवर्जन थिंकिंग, फिफ्थ वन इज़ मेमोरी एंड लास्ट वन इज़ इवैल्यूएशन। सॉरी, ये 5 है, मैंने इसकी नंबरिंग ऊपर नीचे कर दी है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा ई पॉल टॉलरेंस 1960, इनके अकॉर्डिंग जो व्यूज़ थे क्रिएटिविटी के, तो वो क्या थे। इनके अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी क्या है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सेंसिटिव टू प्रॉब्लम्स, डेफिशिएंसीज, गैप्स ऑफ नॉलेज, मिसिंग एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, इन्होंने भी एक ही चीज़ बताई है कि जो सॉल्यूशंस है उसको सर्च कर लिया, या फिर जो डेफिशिएंसी है किसी चीज़ की उसके लिए कुछ गैस बना लिया, कुछ आप सोच के उस चीज़ को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। और इसके अलावा जो नॉलेज गैप है उसको फिल करना, या फिर जो प्रॉब्लम है ना उसको बहुत ही सेंसिटिविटी तरीके से, मीन्स कि जितना बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन आप उसके लिए निकाल सकते हैं वो चीज़ आपने वहाँ पे सोच ली। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप्स आपको दे रखे हैं क्रिएटिविटी और क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। फर्स्ट दे रखा है अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट लैप्स और वीकनेस, दिस मीन्स बीइंग एक्वांटेटेड विद द प्रॉब्लम। देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ आपको सॉल्व करनी है तो उससे पहले आपको उस प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अगर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो रही तो आप में जो लैकनेस है उसको आप ओवरकम कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं। फिर आप उसके ऊपर वर्क करके उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, फाइंडिंग आउट द रीजन्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड मेकिंग अ गेस हाउ टू रेमेडी इट। पहली चीज़ तो आपने प्रॉब्लम का जो रीज़न है वो फाइंड आउट किया, उसके बाद में जो बेस्ट सोल्यूशन उसको सॉल्व करने के लिए आप लगा सकते हैं वो आपने ट्राई किए। तो ऐसे करके आपको 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, पाँचों ही पॉइंट्स बहुत ईजी हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, ट्राइंग टू नो थ्रू अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स वेदर द गेस मेड रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम थ्रू रीजनिंग एंड सजेशन इज़ राइट और नॉट। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आपने कोई प्रॉब्लम आपके पास थी, उसका सोल्यूशन आप गेस कर रहे हैं, बट क्या वो प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कितने इफ़ेक्टिव मैनर में वो रिलेट कर रहा है, ये चीज़ आपने सोच लिया। एक जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कुछ काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका आपको रिज़ल्ट भी आइडिया होना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, वो चीज़ के लिए रेडी होकर ही आप आगे बढ़िए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको फाइनेंशियली किस हद तक क्राइसिस फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि बाद में आपको स्ट्रेस कम से कम होगा। नेक्स्ट है ट्राइंग टू लर्न थ्रू री एग्जामिनेशन वेदर द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट इज़ राइट और नॉट। यहाँ पे गाइज आपको ना कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं अलग अलग स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें थर्ड पे, इन्होंने भी बहुत एक्सप्लेनेशन दी है क्रिएटिविटी की कि क्या चीज़ हो सकती है। तो आपको सारी डेफिनेशंस लर्न नहीं करनी है, आप बस थोड़ी बहुत डेफिनेशंस को लर्न कर लीजिएगा, उतना आपके लिए इनफ है। सो ये हमारा कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी ख़त्म हो गया है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका शॉर्ट नोट का। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, लर्निंग से आप क्या समझते हैं। ये है पेज नंबर 293 और 294। वैसे ये जो क्वेश्चंस हैं ना ये इतने इजी हैं कि अगर आप चाहें तो इसके आंसर्स को बिना पढ़े भी आप कर सकते हैं। अगर मानिए आपकी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है और एग्ज़ाम से पहले ही आप बुक्स को उठा के देख रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप अपने वर्ड लिमिट में भी अपने आंसर्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब गाइस क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, लर्निंग क्या होता है। सो देखिए जो ह्यूमंस है ना, आप बर्थ से लेके टिल डेथ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये चीज़ क्या है, हमारी लर्निंग। कई बार ये थ्योरेटिकल होती है, कई बार ये प्रैक्टिकली होती है, बट हम बर्थ से लेके टिल डेथ कुछ ना कुछ हर किसी से सीखते रहते हैं। लर्निंग जो है इसका अफेक्ट एक बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे आपको पता है कि जिस भी इन्वायरमेंट में आप रहेंगे, जो भी आपका सराउंडिंग होगा, वो चीज़ें आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं आने लग जाएगी। इससे होगा क्या कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका नेचर कैसा है, आपका जो फिज़िकल बिहेवियर है या किसी से बात करने का तरीका है, वो आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट को जस्टिफाई कर देता है कि आप किन लोगों के बीच में बड़े हुए हैं, कैसे आप बड़े हुए हैं।
एज़ यू ऑल नोज़ कि हमारे ना जो डिग्री है, जो क्वालिफ़िकेशन है, वो हमारे साथ कभी नहीं चलता है। जो भी हमारा बिहेवियर होता है उससे लोग जजमेंट देते हैं कि हम कितना पढ़े लिखे हैं, या हमारा नेचर कैसा है, या हमारी नॉलेज कैसी है। अब यहाँ पे देखिए द डिसीजन ऑफ राइट और रॉन्ग, द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एंड यहाँ पे क्या है, कोई भी चीज़ ना हो सकता है आपके लिए सही हो, लेकिन वही सेकंड पर्सपेक्टिव पे वो चीज़ मेरे लिए गलत हो सकती है। कोई चीज़ आपके लिए जस्टिस हो सकती है, आपने किसी को हर्ट किया, वो आपके लिए जस्टिस हो सकता है, लेकिन सेकंड थॉट में वो किसी के लिए इनजस्टिस हो सकता है। तो कोई चीज़ सही है या गलत है, जस्टिस है या इनजस्टिस है, ये सब चीज़ें हमारे लर्निंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है। और जो लर्निंग है वो कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द लाइफ। ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है वो लर्निंग से ही टेक प्लेस होती है, ये हमारी बेसिक नीड होती है। आगे देखिए यहाँ पे जो बिहेवियर के बेसिस पे अगर हम लर्निंग की डेफिनेशन देखें तो लर्निंग क्या है, एक मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे आपने देखा होगा जिनकी एज ज़्यादा होती है उनमें लेवल ऑफ मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाता है। तो ये चीज़ें किससे आई, एक्सपीरियंस के थ्रू। जैसे कई बार होता है कि आप ना छोटी छोटी चीज़ों पे ना बहुत ही पैनिक हो जाते होंगे, आपको समझ नहीं आता होगा उसमें कैसे रिएक्ट करना है, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आप ये देखेंगे कि आप में बहुत ठहराव आ गया है, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से टैकल करने लग गए हैं और प्रॉब्लम से डरने के बजाय आप उनको फेस करने लग गए हैं। तो गाइज़ ये चीज़ें किससे आती हैं, आपके एक्सपीरियंस से आती हैं कि लाइफ को आपने कितना क्लोजली देखा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उम्र से पहले, जो उनकी पर्टिकुलर एज होती है उससे पहले वो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो उस लाइफस्टाइल में रहे हैं, उनके ऊपर वो उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई गई हैं जिसकी वजह से उन्हें वो चीज़ को पहले ही फेस करना पड़ जाता है। और कुछ बच्चे सिल्वर स्पून होते हैं, उनको लाइफ लॉन्ग बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो उनको कभी देखनी ही नहीं पड़ती, तो उन चीज़ों में उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ना के बराबर रह जाता है। सो यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से आपको लर्निंग की डेफिनेशन दे रखी है। फॉर एग्जांपल, लर्निंग इज़ एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। जो आपका एक्चुअल बिहेवियर है, करंट में बिहेवियर है, उसमें जो चेंजेस आप लेकर आए एक्सपीरियंस के थ्रू और आसपास की चीज़ों को देखते हुए, तो वो क्या है, एक लर्निंग का एग्जाम्पल है। लर्निंग इज़ शोन बाय अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके बिहेवियर में जैसे जैसे जो चेंजेस आते हैं, बातों में जो ठहराव आता है, चीज़ों को आप अच्छे तरीके से फेस कर पाते हैं, पैनिक हुए बिना आप रिएक्ट कर पाते हैं, ओवर रिएक्टिंग आपकी चीज़ों की ख़त्म हो जाती है, ये सब चीज़ें लर्निंग का एग्जाम्पल होता है जो कि हम एक्सपीरियंस के साथ में सीखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आपको डेफिनेशंस दे रखी है लर्निंग की, उससे कुछ फैक्ट्स यहाँ पे निकल कर आए हैं। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी है, आप यहाँ से 2-3 डेफिनेशंस को पढ़ सकते हैं। ज़्यादा लर्न मत करिएगा, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब इन डेफिनेशंस के बेसिस पे यहाँ पे कुछ आपको फैक्ट दे रखे हैं। जैसे लर्निंग क्या है, एक मॉडिफिकेशन है बिहेवियर में। लर्निंग इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करती है। इसके अलावा जो न्यू प्रोसेस होता है उसका कन्फर्मेशन भी है लर्निंग। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं गाइस। इसके बाद में नीचे अगेन आपको लर्निंग की अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं। क्योंकि ये हमारा शॉर्ट नोट है इसलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मीनिंग ऑफ लर्निंग बता रही हूँ। अगर ये हमारा लॉन्ग आंसर में होता, जो कि आगे भी आएगा, तो हम उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको सिर्फ लर्निंग की इतनी डेफिनेशंस आपको यहाँ पे समझनी है कि लर्निंग का मीनिंग क्या होता है। एक आधे स्कॉलर का नाम आपको आंसर में ज़रूर दे देना है, आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया हमारा सी पार्ट भी हो गया। अब इस का शॉर्ट नोट का हम लास्ट पार्ट करेंगे, दैट इज़ डी पार्ट, सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स, सामाजिक रूप से वंचित लड़कियां। इसको आपको शॉर्ट नोट में डिफ़ाइन करना है और इसके आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 429 पे। ये देखिए 429 मीन्स कि ये हमारी लास्ट यूनिट है। इस बुक में टोटल 4 यूनिट्स आपको दे रखी हैं और हर यूनिट से एक शॉर्ट नोट आपका आता है। और ये जो लास्ट वाला शॉर्ट नोट है सोशली डिप्राइव्ड गर्ल का, ये आपका लास्ट यूनिट से आया है। वैसे तो गाइज़ ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो। यहाँ पे देखिए ये जो सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स होती हैं ये क्या होती हैं।
अगर हम बात करें जो इंडियन फैमिलीज़ हैं उनकी, डिप्राइव्ड का मतलब हो गया जिनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं बच्चे, जहाँ पे उनको ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज नहीं होती या उनको ऐसी चीज़ें नहीं दी जा पाती जिससे कि वो एंजॉय कर पाती हैं लाइफ को। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको बता रखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आप सब ने ना आज की डेट में गर्ल और बॉय के बीच में डिफरेंस देखा होगा। ऑब्वियसली हम अपनी फैमिलीज़ से देखकर इस चीज़ को बड़े रहते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं कि गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स लाई गई हैं ताकि उनकी एजुकेशन को, उनकी लाइफस्टाइल को बेटर बनाया जा सके। लेकिन स्टिल इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में। यहाँ पे देखिए, अगर मोस्टली इंडियन फैमिलीज़ की बात करें तो बर्थ ऑफ गर्ल इज़ नॉट द सब्जेक्ट ऑफ सेलिब्रेशन। बहुत जगह पे होता है, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन मोस्टली जगह पे जो गर्ल्स का जो बर्थ होता है वो सब्जेक्ट ऑफ सेलिब्रेशन या सेलिब्रेशन की वजह नहीं होती। जिन फैमिलीज़ में एक गर्ल चाइल्ड है, डेफिनेटली वहाँ पे आपको दूसरा बच्चा मिलेगा ही मिलेगा, या जो पेरेंट्स हैं वो दूसरे बेबी को प्लान करते हैं कि उनको बॉय मिले। इसके अलावा ये जो है ये एक अनफॉर्चुनेट माना जाता है, इसको अशुभ माना जाता है और फैमिली के लिए कर्स्ड माना जाता है गर्ल्स का पैदा होना। यहाँ पे आपको ना कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है अपब्रिंगिंग में, जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं उनके बीच की जो उनकी जो अपब्रिंगिंग हो रही है, उनको जो उनका पालन पोषण हो रहा है ना, उसमें किस तरीके के डिफरेंसेस आपको गर्ल और बॉय में देखने को मिलते हैं। जैसे कि सब जगह पे ये नहीं होता है, तो प्लीज़ इसको अपने दिल पे मत लीजिएगा। मैं बायस्ड होकर बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं ना, बॉयज़ जो हैं वो उनको मोस्टली सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अटेंशन मिलता है फैमिली मेम्बर्स का, लेकिन जब गर्ल्स की बात आती है तो उनको काफ़ी हद तक वहाँ पे लैकनेस देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो कोविड का टाइम था, उस टाइम पे जिस फैमिलीज़ में अगर किसी की एजुकेशन को पीछे छोड़ा गया है तो वो मोस्टली जो थी वो गर्ल्स थी। अगर बॉय और गर्ल में एजुकेशन को चूज़ किया जाएगा कि किसको पढ़ाया जाए, तो वो 99% बॉयज़ को इम्पोर्टेंस उस चीज़ में दी जाती है। जैसे जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल जाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको कम कर दिया जाता है। फ़ीस की बात हो, फाइनेंशियल कंडीशन की बात हो, तो हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए जब देखा जाएगा तो वो घर की जो गर्ल्स होती हैं उनको देखा जाता है, या मोस्टली फ़ीमेल्स को ही देखा जाता है। एक्चुअल में जो फ़ीमेल का जो बर्थ है उसको डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि जो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ हैं उनको करने के लिए वो पैदा हुई हैं। यही पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो उनको न्यूट्रिशियस डाइट भी इतने अच्छे तरीके से नहीं मिलती है, बैलेंस डाइट नहीं दी जाती है बॉय के कंपैरिजन में, क्योंकि ये बोला जाता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और प्लस जो मैन होते हैं वो ब्रेड विनर होते हैं, घर के लिए खर्चा वगैरह वही चलाने में ज़्यादातर सक्षम होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वजह से जो मेल है उनको एनर्जी फूड ज़्यादा दिया जाता है, बैलेंस डाइट उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है एक गर्ल के कंपैरिजन में। जो आउटसाइड एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी कम से कम दी जाती है बॉयज़ के कंपैरिजन में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो किसी भी तरीके का और डिपार्टमेंट हो। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसके अलावा जब सोसाइटी को सर्व करने की बात आती है उसमें भी जो गर्ल्स हैं वो काफ़ी हद तक पीछे रह जाती हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं कि इसमें आप कैसे इम्प्रूव करेंगे, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, तो गाइज़ आपको ये चीज़ नहीं करनी है। इसके बाद में एक बार 1 मिनट रुकिए, मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स और इसमें दिखा देती हूँ। आई थिंक हम दूसरी यूनिट पे चले गए हैं। यहाँ पे ये पॉइंट जो मुझे देखना है वो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे आपको ना डेफिनेशन दिखा रही थी कि देखिए जो डेप्रिवेशन है इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए, एक ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है जो चेंज करती है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस को। ये जो डेप्रिवेशन वर्ड है ये डिराइव हुआ है डिप्राइव से, जिसका मतलब होता है टेक अवे, मीन्स किसी से वो चीज़ को ले लेना। लाइक आपके पास एक राइट है, उसको डिप्राइव कर लिया, उसको ले लिया, आपसे छीन लिया जाए। तो ये जो राइट है ये हमें हमारे यहाँ पे जो सोशल कास्ट देखें तो लोअर कास्ट के लोगों से ये राइट्स को छीन लिया जाता है। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, या जो ट्राइबल एरियाज़ है या जो रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं तो उनसे ये जो राइट्स हैं इनको ले लिया जाता है। बट इस बुक में जो इस यूनिट में आपसे बात करी गई है वो बच्चों से रिलेटेड बात करी गई है, जिसमें मैंने आपको फीमेल वाला कंसेप्ट मेल के कंसेप्ट में कंपैरिजन करते हुए पढ़ाया है। गाइज़ ये आपके शॉर्ट नोट ख़त्म हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 1 के लॉन्ग आंसर से स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।